प्यारे बच्चों, आज हम 5वें अध्याय का अगला विषय करेंगे, भू राजस्व प्रणाली। भू राजस्व प्रणाली क्या है कि जो भारत में अधिकतर लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, तो कृषि से मिलने वाला जो राजस्व या लगान होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और कब? मुग़ल काल में, जिसका हमारा स्रोत है आईने अकबरी। ठीक है। जब यहाँ पर मुग़लों का शासन था तो मुग़लों को इस बात की, बेशक से वो बाहर से आए हुए थे, यहाँ पर आकर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन उन्हें इस बात का अच्छी तरह से ज्ञान था कि किसी भी देश का विकास तभी हो सकता है संभव यदि वहाँ की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। मतलब किसी भी देश के विकास में वहाँ की आर्थिक स्थिति जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। और भारत में तो सबसे ज़्यादा जो आय का साधन था वो भू राजस्व था। भू राजस्व क्या होता है? ज़मीन से मिलने वाला लगान। तो मुग़ल साम्राज्य की जो आर्थिक बुनियाद, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो आय होती थी या धन प्राप्त होता था मुग़ल साम्राज्य में, वो कहाँ से मिलता था? भू राजस्व से। ठीक है। तो इसलिए सभी शासकों ने इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया और ख़ासकर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान अकबर का था। अकबर महान, आपने सुना हुआ है, अकबर ने इसमें बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया। बहुत ज़्यादा उसने ध्यानपूर्वक सारे कार्य इसके लिए किए जिससे कि आर्थिक स्थिति के ऊपर नियंत्रण रखा जा सके और सुदृढ़ बनाया जा सके। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि उस समय की भू राजस्व प्रणाली कैसी थी, क्या क्या किया गया सम्राट अकबर के द्वारा। ठीक है। सबसे पहले हमारा जब्ती प्रथा। जब मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, किसने की थी मुग़ल साम्राज्य की स्थापना? बाबर ने। ठीक है। बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन वो अपने जो कुछ समय का उसका शासनकाल था उसमें वो युद्धों में ही उलझा रहा। इसलिए वो और उसका पुत्र हुमायूं के बारे में भी कि वो ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर सका, उसको भागना ही पड़ा यहाँ से छोड़कर भारत को, और जब वापस आया तो उसको अधिक समय नहीं मिला शासन करने का, तो इसलिए वो भी इस तरफ ध्यान ना दे सके। मतलब क्या है कि जब मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई तो बाबर और हुमायूं दोनों ही भू राजस्व प्रबंध की तरफ ध्यान ना दे सके। ठीक है। जब अकबर ने शासन संभाला, आपको पता है कि अकबर की आयु उस समय बहुत छोटी थी, वो बालक ही था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो उसने जब शासन का कार्यभार संभाला तो उस समय जो मुग़ल राज्य कोष था वो बिल्कुल खाली था, क्योंकि युद्धों में ही उलझे हुए थे। नया नया साम्राज्य स्थापित हुआ था, तो आर्थिक स्थिति सुधारने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया था। तो इसलिए जब वो शासक बना तो उस समय राजकोष खाली था। अब राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए अकबर को बहुत ज़्यादा कार्य करने थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी थी, तो इसलिए उसने भू राजस्व संबंधी कई प्रयोग किए। 1581 ईस्वी में अकबर ने अपने साम्राज्य में जब्ती प्रथा को लागू किया। ठीक है। जब्ती प्रथा क्या थी? जब्ती प्रथा राजा टोडरमल, जो कि उसका दीवाने आला था, उसके प्रयासों का परिणाम था। मतलब उसने पूरे सारे इस कार्य को, उसने इसका संचालन किया और राजा को बताया, तब राजा ने इसको अपने साम्राज्य में लागू किया। वो अकबर के दरबार में, जैसे आपको बताया, दीवाने आला मतलब आय से संबंधित मंत्री। इस व्यवस्था के अंतर्गत अकबर ने 8 प्रांतों, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, अवध, इलाहाबाद, अजमेर और मालवा, इन 8 प्रांतों में उसने जब्ती प्रथा को लागू किया। इसका कारण क्या था कि वो पहले यहाँ पर देखना चाहता था एक प्रयोग करके कि इसका कुछ लाभ है या नहीं, फिर उसके बाद पूरे साम्राज्य में इसको सम्मिलित करना, लागू करना चाहता था। तो पहले शुरुआत में उसने इस व्यवस्था को 8 प्रांतों में ही लागू किए। अब जो ये जब्ती प्रथा थी, इसकी विशेषताएं क्या थी उसको पढ़ लेते हैं। जब्ती प्रथा की विशेषता जो 8 प्रांतों में लागू की गई थी, क्या विशेषताएं थी? सबसे पहला है इसमें भूमि की पैमाइश। अकबर ने सबसे पहले कृषि योग्य भूमि की पैमाइश करवाई कि पहले ये देखें कि कितनी भूमि जो है उसके ऊपर कृषि की जा सकती है, या उपजाऊ भूमि है, बंजर भूमि है, कैसी भूमि है। तो इसलिए उसने सबसे पहले कृषि योग्य भूमि की पैमाइश शुरू करवाई। अकबर से पहले शेरशाह
यहाँ पर शासक था भारत में, वो भी एक योग्य शासक था। अकबर उसके बाद में शासक बना, तो शेरशाह सूरी ने भी भूमि की पैमाइश शुरू की थी। उसने भी बहुत सुधार किए थे शासन प्रबंध में, आर्थिक स्थिति में भी, और हर क्षेत्र में उसने बहुत अच्छा शासन प्रबंध यहाँ पर लागू किया था। लेकिन जो उसके द्वारा भूमि की पैमाइश करवाने का ढंग था, वो दोष थे उसमें बहुत ज़्यादा। उसके द्वारा भूमि की पैमाइश करवाने के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया था, और ये गज रस्सी का बना होता था। गज मतलब माप की इकाई होती थी, रस्सी का बना होता था। अगर उसके ऊपर पानी पड़ जाता था, मतलब वो रस्सी गीली हो जाती थी, तो उसका आकार बड़ा हो जाता था, और यदि उस सूख जाता था तो उसका आकार छोटा हो जाता था, सिकुड़ जाता था। तो अब इससे क्या होगा कि जो भूमि की पैमाइश थी वो गलत हो जाती थी, एक जैसी नहीं रहती थी। कि जैसे हम गज से प्रयोग कर रहे हैं भूमि को नापने के लिए, और क्या होता है कि एक ही उसका आकार है, हम गज इतने गज भूमि है, लेकिन भूमि कहीं गीली है कहीं सूखी है। तो क्या होता है कि जैसे जहाँ भूमि गीली है वहाँ पर वो पानी पड़ने से छोटा हो जाता है, और जहाँ पर फिर उसको नापते नापते आगे जाते हैं, जब धीरे धीरे वो सूख जाता है तो उसका आकार बड़ा होने लग जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि भूमि की जो पैमाइश होती है वो गलत हो जाती है, सही ढंग से भूमि की पैमाइश नहीं की जा सकती थी। तो इसलिए इसमें बहुत सी कमियां थी। तो अकबर ने अब क्या किया, अकबर ने नए ढंग से भूमि की पैमाइश करवानी शुरू की कि किस प्रकार से कृषि योग्य भूमि के बारे में जाना जाए। सिकंदरी गज का उसने प्रयोग नहीं किया। ठीक है, उसने क्या किया, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, भूमि का विभाजन। अकबर ने सारी भूमि को 4 वर्गों में बांट दिया कि ना तो किसानों के साथ अत्याचार हो और ना ही साम्राज्य को किसी प्रकार की जो कमी है उसका सामना करना पड़े या किसी प्रकार के नुकसान का सामना करना पड़े। तो इसलिए उसने किसानों के लिए भी और राज्य के लिए भी जो सही था उसके हिसाब से भूमि को 4 भागों में बांट दिया। ये 4 भाग थे, पोलज, परोती, चच्चर और बंजर। ठीक है, कौन कौन से थे, पोलज, परोती, चच्चर और बंजर। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि भूमि का वर्गीकरण किन भागों में किया गया था, तो आप बोलेंगे कि 4 भागों में बांटा गया था, पोलज, परोती, चच्चर और बंजर। ठीक है, पोलज सबसे पहली भूमि, ये सबसे अधिक उपजाऊ थी और इसमें हर प्रकार की फसल की बुआई की जा सकती थी और इस पर हर वर्ष कृषि की जाती थी। मतलब सबसे अधिक उपजाऊ भूमि पोलज थी। ठीक है, दूसरी है परोती, ये उससे थोड़ी कम थी, इसमें 1 या 2 वर्ष छोड़कर खेती की जाती थी। तीसरी चच्चर, इसमें 3 या 4 वर्ष के पश्चात खेती की जाती थी। और बंजर, ये सबसे कम उपजाऊ थी, इस पर नाम मात्र को खेती की जाती थी, 5 वर्ष या इससे भी अधिक वर्षों के उपरांत इसमें कृषि की जाती थी। मतलब ये सिर्फ नाम मात्र के लिए कृषि योग्य मानते थे, बिल्कुल बंजर भूमि होती थी। फिर तीसरा उसने क्या किया, आईने दहसाला प्रथा। सरकार को प्रतिवर्ष भू राजस्व एकत्रित करने के लिए बहुत से अधिकारी नियुक्त करने पड़ते थे। अब जितने अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे उतने अधिक अधिकारियों को वेतन भी देना पड़ेगा, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का खर्चा भी करना पड़ेगा। और फिर ये अधिकारी किसानों के साथ दुर्व्यवहार करते थे या बीच में ये भ्रष्टाचारी हो जाते थे। तो इन सब से निपटने के लिए सरकार को क्या करना पड़ा, क्योंकि खर्च बहुत हो जाता था, तो उस खर्च से बचने के लिए सरकार ने क्या किया कि ना तो किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़े और ना ही सरकार को किसी प्रकार के इन अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार या इनके द्वारा की जा रही चोरी से नुकसान उठाना पड़े। तो इसलिए उसने क्या किया, 1580 ईस्वी में आईने दहसाला प्रथा आरंभ की। ठीक है, कौन सी प्रथा आरंभ की, आईने दहसाला। इस प्रथा के अंतर्गत अलग अलग फसलों के लिए पिछले 10 वर्षों के मूल्यों का औसत निकालकर भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। पिछले 10 वर्षों में देख लिया कौन सी फसल कितनी हुई, कितना उससे लाभ हुआ, कितना उससे नुकसान हुआ, तो वो सब हिसाब लगाकर औसत मूल्य निकालकर भू राजस्व निर्धारित कर दिया जाता था। ये आईने दहसाला प्रथा बहुत ज़्यादा लाभकारी हुई मुगल साम्राज्य के लिए।
एक तो इससे किसानों को पता लग गया कि उन्होंने कितना भू राजस्व देना है, और दूसरा जो अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे उनको भी ये पता था कि हमने इतना कर लेना, तो उनको भी ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता था। और इससे क्या हुआ कि राज्य का जो व्यय था वो भी खर्च कम हो गया जो अधिकारियों के ऊपर करना पड़ता था, और दूसरी तरफ सरकार की आय भी निश्चित हो गई। ठीक है, तो आईने दहसाला प्रथा एक बहुत ही अच्छी प्रथा सिद्ध हुई। अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, एक, आईने दहसाला प्रथा से क्या अभिप्राय है? तो आईने दहसाला प्रथा जिसे 1580 ईस्वी में अकबर ने लागू किया था, इस प्रथा के अंतर्गत क्या किया जाता था? अलग अलग फसलों के लिए पिछले 10 वर्षों के मूल्यों का औसत भू राजस्व निर्धारित किया जाता था, जो कि बहुत ही लाभकारी था किसानों और राज्य दोनों के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद है सरकार का भाग निश्चित करना। जब्ती प्रथा के अंतर अब भू राजस्व कैसे निर्धारित किया जाएगा कि कितना भू राजस्व लिया जाएगा? भूमि का तो विभाजन कर दिया गया, औसत निकालकर भू राजस्व भी निर्धारित कर दिया गया, लेकिन अब सरकार को कितना भाग मिलेगा ये निश्चित करना था। तो इसके लिए क्या किया गया? 3 बातों को ध्यान में रखते हुए, कौन कौन सी 3 बातें ध्यान में रखी गई? भूमि का स्तर, भूमि की उपजाऊ शक्ति उत्तम है, मध्यम है या निम्न है, और पिछले 10 वर्षों की औसत उपज। समझ आ गया कौन सी 3 बातों का ध्यान रखा गया सरकार का हिस्सा निश्चित करने के लिए? भूमि का स्तर, भूमि की उपजाऊ शक्ति उत्तम है, मध्यम है या निम्न है, और पिछले 10 वर्षों का औसत मूल्य, कितनी उपज हुई है, उसके आधार पर सरकार ने पोलज भूमि से 4 भागों में बांटा गया था ना भूमि को, तो जो सबसे उपजाऊ भूमि थी पोलज भूमि से 1/3 भाग भू राजस्व निर्धारित किया गया। कुल उपज का 1/3 भाग निर्धारित किया गया। पड़ोती से भी 1/3 भाग भू राजस्व निर्धारित किया गया, और चच्चर और बंजर इन भूमि से बहुत ही कम भू राजस्व लिया जाता था, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा फसल नहीं होती थी। चच्चर में 3 से 4 साल बाद और बंजर में 5 या इससे अधिक वर्षों बाद फसल उपजाई जाती थी, तो इसलिए ये जो भूमि का विभाजन किया गया था, इनसे भू राजस्व बहुत ही कम लिया जाता था। लेकिन अगर भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती थी, अगर उसमें कुछ हमने इस ढंग से हमारे कार्य किए गए कि उसकी उपजाऊ शक्ति में वृद्धि हो गई है, तो भू राजस्व को बढ़ाया भी जा सकता था। फिर जब्ती व्यवस्था के लाभ क्या हुए? जब्ती व्यवस्था से सरकार को बहुत अधिक लाभ हुआ, किसानों को भी बहुत अधिक लाभ हुआ। सबसे पहले तो किसानों का सरकार के साथ सीधा संबंध स्थापित हो गया, बीच में से जमींदार और कर्मचारी अलग हो गए, क्योंकि पहले जमींदारों और कर्मचारियों के शोषण से किसानों को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता था और राज्य को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन अब ये बीच में से हटा दिए गए, सीधा संबंध उनके साथ सरकार का स्थापित हो गया, तो इसलिए वो उनके शोषण से बच गए किसान। सरकार की आय निश्चित हो गई, क्योंकि अब ये भू राजस्व जो था निर्धारित हो गया कि इतना भू राजस्व लेना, तो सरकार की आय निश्चित होगी। पहले की तरह नहीं है कि अच्छी फसल हुई, बुरी फसल हुई, फसल नष्ट हो गई या क्या हुआ, तो उससे जो आय थी निश्चित नहीं होती थी। लेकिन अब इस प्रथा के कारण सरकार की आय निश्चित होगी। अब सरकार लोक कल्याण के कार्यों की तरफ ध्यान दे सकी, प्रजा हितकारी कार्य, लोगों की भलाई के कार्यों की तरफ विशेष ध्यान दे सकी। इस व्यवस्था से पैदावार में भी वृद्धि हुई और इसके कारण लोगों की आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार हुआ। फिर उसके बाद है भू राजस्व के अन्य ढंग, मतलब और किन तरीकों से भू राजस्व सरकार प्राप्त करती थी। एक तो जब्ती प्रथा आपको बताई है, और अब कुछ और भी वहाँ पर तरीके थे जिनके द्वारा भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। इनमें से सबसे पहली है कनकूत प्रणाली। ठीक है, कौन सी है? कनकूत प्रणाली। इस प्रणाली में भू राजस्व कैसे निर्धारित किया जाता था कि जब फसल पकती थी उस समय सरकार अनुमान लगाकर कि कितनी फसल हुई है, अच्छी फसल है, खराब है, मतलब फसलों को पकते समय देखकर भू राजस्व निर्धारित कर दिया जाता था। लेकिन ये जो प्रणाली थी बहुत अधिक खर्चीली थी, क्योंकि इसके लिए सरकार को बहुत से कर्मचारियों को नियुक्त करना पड़ता था, जो सभी गाँव में खेतों में जाकर फसलों को देखते थे पकते समय,
कि कैसी फसल हुई या फिर उसका निर्धारण करते थे, तो सरकार को इसके ऊपर बहुत अधिक खर्च करना पड़ता था। दूसरी है बटाई प्रणाली। इसे भाओली प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। भाओली प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रणाली के अनुसार भू राजस्व कैसे निर्धारित किया जाता था कि जब फसल तैयार हो जाती थी तो उसको काट कर 3 भाग कर दिए जाते थे। ठीक है, जब फसल पक जाती थी और काटने लायक हो जाती थी तो उसको काट कर उसके 3 भाग कर दिए जाते थे। सरकार इसका 1 भाग भू राजस्व के रूप में ले लेती थी और 2 भाग किसान के पास रह जाते थे। ठीक है, समझ आ गया। बटाई प्रणाली या भाओली प्रणाली, इसके अनुसार पकी हुई फसल को काटकर उसके 3 भाग किए जाते थे, जिसमें से 1 भाग भू राजस्व के रूप में सरकार को दिया जाता था और 2 भाग किसान के पास रह जाते थे। फिर तीसरी है नसक प्रणाली। नसक प्रणाली को हस्तोबद्ध प्रणाली भी कहा जाता है। क्या? हस्तोबद्ध नसक प्रणाली या हस्तोबद्ध प्रणाली। इसके अनुसार क्या होता था, सारे गांव की फसल का अनुमान लगाकर भू राजस्व निश्चित किया जाता था। एक खेत या एक किसान के खेतों के बारे में नहीं, बल्कि पूरे जो गांव की खेत थे उसमें जितनी भी फसल हुई उनका पूरा अनुमान लगाकर भू राजस्व निश्चित किया जाता था और ये भू राजस्व किसानों के द्वारा सीधा ही सरकार के पास जमा करवा दिया जाता था। फिर उसके बाद लगान एकत्रित कैसे करते थे। लगान निर्धारित करने के कई तरीके बता दिए, लेकिन अब इस लगान को एकत्रित कैसे किया जाता था। ठीक है, भू राजस्व को सरकार के द्वारा साल में 2 बार एकत्रित किया जाता था। 2 फसलें होती थी ना साल में, तो 2 बार एकत्रित किया जाता था। एक आषाढ़ की फसल तैयार होने पे और दूसरा सावन की फसल तैयार होने पर इसको एकत्रित किया जाता था। ठीक है, अब भू राजस्व एकत्रित करने के लिए बहुत से अधिकारी नियुक्त करने पड़ते थे। इन अधिकारियों में कुछ प्रमुख नाम मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन नियुक्त किए जाते थे राजस्व एकत्रित करने के लिए। जैसे अमील गुजार, कानूनगो, पटवारी, पोतदार, करोरी, ये कुछ कर्मचारी थे जिनकी नियुक्ति की जाती थी भू राजस्व एकत्रित करने के लिए। ठीक है, भू राजस्व वसूल करने के लिए गांव का मुखिया, जिसे मुकद्दम कहा जाता था, इन सरकारी कर्मचारियों की मदद करता था। ठीक है, जो ये भी आपको नाम बताए हैं, इन सभी कर्मचारियों को भू राजस्व एकत्रित करने के लिए गांव का मुखिया, जो कि मुकद्दम कहलाता था, मदद करता था। और इन सेवाओं के बदले में जो ये कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे, इनको 2.5% कमीशन भी दिया जाता था। अकबर एक अच्छा शासक था। उसने अपने अधिकारियों को ये आदेश दिया था कि जो वर्तमान वर्ष, मतलब जो अभी वर्ष चल रहा है, उसका राजस्व वसूल करने से पहले अगर किसी किसान का पिछले वर्ष का भू राजस्व शेष है तो पहले उसको वसूल करें। ठीक है, कि इस वर्ष का भू राजस्व तो है ही है, लेकिन अगर किसी किसान का पिछला भू राजस्व बकाया है तो इस वर्ष का भू राजस्व एकत्रित करने से पहले वे उसका पिछले वर्ष का शेष कर वसूल करें। और किसानों को सरकार ने सुविधा दे रखी थी कि वो अपना भू राजस्व चाहे तो नकद में और चाहे तो फसल के रूप में दे सकते थे। जैसे उनको सुविधा हो वैसे वो अपना भू राजस्व जमा करवा सकते थे। मुगल काल में भू राजस्व के 2 चरण थे। पहला तो था कर का निर्धारण करना और दूसरा था कर की वसूली करना। ठीक है, अब निर्धारित रकम जो थी वो जमा कहलाती थी और जबकि वसूली की गई वास्तविक रकम जो थी वो हासिल कहलाती थी। समझ आया? जमा और हासिल से क्या अभिप्राय है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। तो जमा से अभिप्राय है निर्धारित राजस्व और वसूली से अभिप्राय है हासिल राजस्व। क्या अभिप्राय है से? जमा मतलब कि सरकार ने जैसे एक किसान के ऊपर जितना भू राजस्व लगाया कि उससे इतना भू राजस्व लेना है, वो क्या है? जमा, कि इतना सरकार के पास जमा होना है। और हासिल का क्या मतलब है कि जैसे किसान ने कितना भू राजस्व दिया, हो सकता है कि वो पूरा ना दे सका हो सकता है कि उसने पूरा दे दिया हो,
तो जो हासिल है उसमें उतना भर देते थे कि इस किसान के द्वारा इतना दिया गया है, कि कम दिया गया है, पूरा दिया गया है, मतलब सरकार को कितना प्राप्त हुआ है, कितना हासिल हुआ है, तो वो उसका पूरा रखते थे। जैसे आपको बताया था कि अगर इस वर्ष का लेने से पहले पिछले वर्ष का अगर बकाया है तो वो लेना है। तो अगर कोई किसी कारणवश अगर कोई किसान नहीं दे सकता था पूरा भू राजस्व, तो वो जितना देता था उतना दे सकता था, तो उसका वहाँ रिकॉर्ड रख लिया जाता था। जमा वो होता था जितना उसके लिए निर्धारित किया जाता था कि उसने कितना भू राजस्व देना है, और हासिल वो होता था जितना उसने सरकार को दिया था, कम, ज़्यादा या पूरा। अब इसके बारे में जो अकबर का भू राजस्व प्रबंध था, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं। कुछ कहते हैं कि अच्छा था और कुछ कहते हैं कि अच्छा नहीं था। डॉक्टर वी एस स्मिथ एक बड़े इतिहासकार, उन्होंने मुगलों की राजस्व प्रणाली की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उन्होंने कहा कि भू राजस्व प्रणाली के नियम जो थे वो सरकारी कर्मचारियों की भ्रष्ट प्रवृत्ति के लिए बनाए गए थे, कि जिससे सरकारी कर्मचारियों को लाभ हो, ना कि किसानों को। किसानों के हितों की उपेक्षा की गई थी। इतना अधिक भू राजस्व लगाया गया था कि किसान अपना निर्वाह भी नहीं कर सकते थे। इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण नहीं कर सकते थे। लेकिन जो आज के इतिहासकार हैं वो इस सब चीज़ों को पढ़कर ये कहते हैं कि जो वी एस स्मिथ जी का विचार है वो सही नहीं है। उनका कहना है कि मुगलों के समय में ज़्यादा से ज़्यादा भूमि को कृषि के अधीन लाने का प्रयास किया गया, जिससे किसानों को प्रोत्साहन दिया गया। हमने पहले भी पढ़ा था पाही काष्ठ, जिसमें अधिक से अधिक भूमि को कृषि अधीन लाने के लिए किसानों को दूसरे गांव में भूमियां दी गई थी, जहां पर वो कृषि का कार्य करते थे, और इसके साथ साथ उनको बहुत सी सुविधाएं भी दी जाती थी। तो वही ये इतिहासकार कहते हैं कि वी एस स्मिथ जी का विचार बिल्कुल गलत है, कि किसानों के हितों की उपेक्षा की गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार अधिक से अधिक भूमि को कृषि अधीन लाने के लिए और किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए समय समय पर मदद करती थी। किसानों को तकावी नामक ऋण भी दिया जाता था, जिसे वो आसान किस्तों पर वापस कर सकते थे। तो ये तो उनकी एक मदद थी। उनका उपेक्षा कहाँ गई? सरकार के द्वारा उनको धन दिया गया, जिससे वो कृषि के लिए बीज, औजार, यंत्र इत्यादि खरीद सकते थे और फिर आसान किस्तों पर इसको चुका सकते थे। और विपरीत परिस्थितियां होने पर, जैसे अकाल पड़ गया, फसल कम हुई, या वर्षा कम हुई, या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसलें नष्ट हो गई, आग लगी, कुछ भी हुआ, तो उस समय क्या किया जाता था? किसानों से लिया जाने वाला भू राजस्व माफ़ कर दिया जाता था। तो ये भी किसानों की मदद थी, किसानों की उपेक्षा नहीं की गई थी। तो इसलिए मुगल साम्राज्य में किसानों की पूरी तरह से सहायता की जाती थी। उनके लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती थी। सरकारी कर्मचारियों को भी यह आदेश दिया गया था कि किसानों से किसी भी प्रकार से अतिरिक्त वसूली ना की जाए। मतलब कि जैसे जितना भू राजस्व है सिर्फ उतना ही लिया जाए, उससे उनसे की और अधिक अपने फ़ायदे के लिए धन ना लिया जाए। और इसके अतिरिक्त किसानों को अपना कर फसल या नकद के रूप में देने की भी पूर्ण छूट थी। जैसे उनको सुविधा हो वैसे वो जमा करवा सकते थे। युद्ध के समय अगर फसलों को कोई नुकसान होता था तो किसानों की क्षतिपूर्ति कर दी जाती। वैसे तो सैनिकों को कहा जाता कि खेतों में से ना जाएं, फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन अगर अचानक कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए जिससे उनके फसलों को नुकसान पहुंचता था तो उनकी क्षतिपूर्ति कर दी जाती थी। तो इस कारण से उस समय जो किसान और अन्य लोग थे वो समृद्ध थे आर्थिक रूप से, और बहुत साम्राज्य की भी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। साम्राज्य के पास भी धन की कोई कमी नहीं थी। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उस समय किसानों की उपेक्षा की जाती थी। किसानों की स्थिति अच्छी थी और वो बहुत ही समृद्ध थे। और ये सब किस कारण था? अकबर के द्वारा निर्धारित की गई भू राजस्व प्रणाली की विशेषताओं के या अच्छी बातों के कारण। तो उस समय किसान जो थे वो आर्थिक रूप से समृद्ध थे और मुगल साम्राज्य भी आर्थिक रूप से समृद्ध था। धन्यवाद।